हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं और विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम भूगोल का अध्याय 2 बताएंगे। और जो आपकी ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका है विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए है और किस वर्ष के लिए? वर्ष 2024-25 के लिए। किसके द्वारा बनाई गई है? ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और आज हम अध्याय 2 भूगोल का अध्याय 2 है, उसमें संसाधन विकास भूगोल, इसका अध्याय 2। इसमें क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आपको बताएंगे। बच्चों, आप जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिली है उसके प्रश्न को उत्तर लिखने से पहले आपको अध्याय 2 को पूरा पढ़ना है, समझना है और एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब आप उसको पढ़ लेंगे उसके बाद जो आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न दिए हैं, जैसे विकल्प दिए हैं, खालिस्तान दिए हैं, अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाएंगे। तो इसलिए आप पुस्तक का अच्छे से अध्ययन कीजिए। चलिए, हमने उस पुस्तक से के आधार पर ही इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इससे देख के नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है? ए नंबर भूकंप, बी नंबर भूस्खलन, सी नंबर ज्वालामुखी और डी नंबर बाढ़। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर भूस्खलन। तो आप यहाँ पे उत्तर में क्या लिख देंगे? बी नंबर भूस्खलन। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है? प्रश्न क्या है आपका? औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। ए नंबर 20 लीटर, बी नंबर 50 लीटर, सी नंबर 100 लीटर और डी नंबर 150 लीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 150 लीटर। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। अलवण यानी जिसमें लवण ना हो, ऐसा जल उपलब्ध किसके उपयोग के लिए? मानव उपभोग के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज था। तो जो पृथ्वी पर जो अलवण युक्त जल है वो कितना है? 3% है। और मानव उपभोग के लिए जो अलवण जल उपलब्ध है वह है 1%। तो आप इसका ए नंबर का ऑप्शन सही मानिए, लगभग 1%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ए नंबर वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, बी नंबर वन मृदा क्षरण को रोकते हैं, सी नंबर वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और डी नंबर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में से यहाँ पे दिया ए नंबर पहला दूसरा, बी नंबर पहला तीसरा, सी नंबर पहला दूसरा चौथा और डी नंबर दूसरा तीसरा चौथा। तो देखिए यहाँ पे वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला आएगा। वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं, जो मृदा का क्षरण होता है उसे क्या करते हैं? वन रोकते हैं, ये भी सही है। वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, नहीं, ये रॉन्ग है। वन ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करते हैं, क्या देते हैं? वन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन गलत है। तो इसका पहला दूसरा और चौथा सही है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही बताएंगे। पहला दूसरा और चौथा, यहाँ पे लिख देंगे सी नंबर पहला दूसरा व चौथा। आपका ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है? जो भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण क्या है? जल की उपलब्धता, बढ़ती जनसंख्या, तापमान परिवर्तन, जलवायु की असमानता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बढ़ती जनसंख्या। भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक, तो खालिस्तान क्या लिख देंगे आप? प्राकृतिक क्षेत्र है। फिर दूसरा देखिए, खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को खालिस्तान बनाता है। तो आपका खालिस्तान में आ जाएगा उपजाऊ। तो यहाँ खालिस्तान क्या लिख देंगे आप? उपजाऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः खालिस्तान और खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो आप इसके खालिस्तान बता देंगे, पहले में आ जाएगा वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान, पहले खालिस्तान क्या आ गया? तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ खालिस्तान में तापमान और आर्द्रता लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण खालिस्तान हो रही है। तो कैसी हो रही है यमुना नदी? तो आप खालिस्तान बता देंगे, प्रदूषित हो रही है। जीव जंतुओं का शिकार करना खालिस्तान है। तो जीव जंतुओं का शिकार करना क्या है? ये अपराध है, कानूनी क्या है? अपराध है। तो यहाँ अपराध लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपके जो रिक्त स्थान से कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, क्या कह रहा है? भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? लिखिए। उत्तर देखिए,
भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, भूस्खलन से क्या असर है, भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। तो देखिए, भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, शैल और मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहा जाता है। और भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ कौन कौन सी उपाय हैं। नंबर 1, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, यानी कि अधिक से अधिक क्या लगाना, वन लगाना, पेड़ पौधे लगाना। इससे क्या होगा, भूस्खलन रुक जाएगा। फिर नंबर 2, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। यदि जो भूमि खिसक रही है तो उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। देखिए, मृदा संरक्षण के कोई चार उपाय क्या है, मृदा की रक्षा करने के लिए आप कौन से 4 उपाय बता सकते हैं, आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे मृदा संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित बताया। पहला, मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं आप, मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा, वेदिका फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। तीसरा, रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। चौथा, चट्टान बांध और मृदा संरक्षण किया जा सकता है। चट्टान बांध और द्वारा क्या करेंगे, चट्टान बांध द्वारा चट्टान की बांध बना ली, चट्टानों में बांध बना के हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं, मृदा संरक्षण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। प्रश्न क्या है, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, धरातल पर जल महासागरों में भौमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रश्न क्या है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आप उत्तर बताएंगे, विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है, जैसे अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। क्या है प्रश्न नंबर 12, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो उत्तर देखिए, वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबड़ प्राप्त होती है। नंबर 2, वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नंबर 3, वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। नंबर 4, वन भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से वनों से होने वाले लाभ आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 वन, नंबर 2 घास स्थल, नंबर 3 गुल्म, नंबर 4 टुंड्रा। तो वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, उन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए, घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं। नंबर 3 गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। और टुंडा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। उत्तर देखिए, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में, कीट क्या करते हैं, कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। तो उत्तर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति दी जाती है। फिर दूसरा अंतर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। तीसरा अंतर,
राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई? उत्तर देखिए, CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड एलोरा है। यहाँ पे आपके जगह इसको ऑफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑफ। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों के बीच, यहाँ पे राष्ट्रों के बीच होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों, आप मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बना देंगे। तो इसमें नामांकित चित्र में सबसे नीचे क्या बताएंगे? जनक चट्टानें, जो कड़ी चट्टानें होती हैं उसे आप यहाँ नीचे बता देंगे सबसे नीचे। फिर जनक चट्टाने के ऊपर अपनी अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, उसके ऊपर कौन से पदार्थ रहते हैं? अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होते हैं जो अपक्षयित हो जाते हैं। फिर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ के ऊपर अगला जो प्लेट आती है वो क्या आती है? इसके ऊपर क्या रहता है? बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा। और इसके ऊपर जो हमारे ऊपर की मिट्टी होती है, इसमें क्या पाया जाता है? ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। तो इस प्रकार आप मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बना सकते हैं, जो आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। आप पुस्तक से भी इसका अध्ययन करके इस चित्र को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपको ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र को देखना है। ये पुस्तक का ही चित्र है, आप उसमें देख लेंगे पुस्तक में, और जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों को उत्तर देना है। उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है? आप देख सकते हैं ये पहाड़ी पे सीढ़ीनुमा खेत बना के यहाँ पे क्या किसान के द्वारा खेती की जाती है। तो उपरोक्त चित्र क्या दिखा रहा है आपको? ये एक वेदिका फार्म दर्शाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है? यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है? तो आप उत्तर बता देंगे, यह चित्र वेदिका विधि की कृषि का उदाहरण है। यह फार्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, यह फार्म चौड़े, समतल, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। कौन सा प्रश्न था आपका? प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 के साथ ही जो आपका अध्याय 2 भूगोल का अध्याय 2 था, सामाजिक विज्ञान के अंदर जो आपका भूगोल विषय था, भूगोल विषय का अध्याय 2 कंप्लीट हुआ। उसके आपको हमने विकल्प बताए, रिक्त स्थान बताए, और जो प्रश्न थे प्रश्नों के उत्तर बताए। ये प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों, या हमारे द्वारा जो वीडियो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमारे वीडियो हैं इन वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।